हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज के इस ड्रामे की स्टार्टिंग में हमारी फीमेल लीड ज़ुवान को दिखाते हैं, जो कि अपना हाई स्कूल विजिट करने के लिए गई थी और वहीं से ही उसे 10 साल पुरानी यादें आ रही थी और वो यही सोच रही थी कि क्या शीश याओ कभी मुझे माफ़ कर पाएगा, मैंने उसे कितना हर्ट किया था। और बस इसी के साथ ही कहानी को 10 साल पीछे ले जाते हैं और पहले ही सीन में हमें दिखाते हैं कि शी याओ बहुत बड़ा कांड कर देता है। असेंबली का टाइम था और गार्ड्स पता नहीं क्यों उसके पीछे पड़े हुए थे और वो जैसे ही दौड़ लगाता है तो उसके रास्ते में आने वाले सारे टैप्स को वो ओपन कर देता है। सबको उसने पानी में नहला कर रख दिया था और असेंबली में वो बवाल मचाया था कि जो कोई भी देख रहा था, कोई खुश हो रहा था तो कोई ऑफेंड। वो बस ऐसा ही था, एकदम जिंदा दिल वाला, बिगड़ा हुआ भी कह सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ बहुत हैंडसम भी था। अब सुबह ही सुबह जो उसने कारनामा कर दिया था उसके बाद सजा तो बनती थी और वो ये सजा उसे मिली थी कि टीचर ने उसका नया बाइक कॉन्फिस्केट कर लिया था और उसे बोला था कि अगर तुम नहीं सुधरोगे तो ये बाइक तुम्हें वापस नहीं मिलेगा, तुम्हें थोड़ी बहुत सीख लेनी चाहिए। ये देखो ज़ुवान को ही देख लो, ये कितनी ब्रिलियंट स्टूडेंट है, काश तुम भी इस जैसे मॉडल स्टूडेंट बन पाते। और इसके साथ ही उसने शर्त रख दी थी, कहा था कि मॉक एग्जाम्स होने वाले हैं और अगर तुम पूरे शहर के टॉप 1000 स्टूडेंट्स में ना आ पाए तो बाइक को भूल जाना। लेकिन बाइक को कैसे भूल सकता था, ये उसे बहुत प्यारी थी। वैसे वो एक रिच फैमिली से था, नई बाइक भी खरीद सकता था, लेकिन टीचर से वापस लेना उसने ज्यादा बेहतर समझा। जिस तरह से ज़ुवान टॉपर स्टूडेंट्स में से एक थी, उसी तरह से शी याओ पढ़ाई पर बिल्कुल भी कोई तवज्जो नहीं देता था और लास्ट आने वालों में से था। अब एक दिन शाम के टाइम पर ज़ुवान अपने बाईसाइकिल पर कहीं जा रही थी कि यहीं वो शी याओ से टकरा जाती है और उसकी पॉकेट से गिरा था एक की चेन जो शी याओ के हाथ लग गया था और जिसके ऊपर एक मिनी बो बना हुआ था जो कि बहुत ही क्यूट था। और इसके साथ साथ हमें ज़ुवान की लाइफ के बारे में भी दिखाते हैं। वो इतनी जल्दी जल्दी में आज एक जगह इंटरव्यू देने के लिए जा रही थी। वो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी और अपनी दादी की हेल्प करने के लिए वो पार्ट टाइम ट्यूटर का काम करती थी, लेकिन हाई स्कूलर तो ट्यूटर नहीं हो सकता, इसलिए वो यही हर जगह डिस्प्ले करती थी खुद को कि जैसे वो एक कॉलेज की स्टूडेंट है और अपना फैमिली बैकग्राउंड भी उसने एकदम जबरदस्ती बनाया हुआ था। लेकिन इनफैक्ट अपनी लाइफ में इतनी मेहनत और भागा दौड़ी सिर्फ और सिर्फ वो अपनी ग्रैंड माँ के लिए करती थी। उसकी ग्रैंड माँ ही उसकी इकलौती फैमिली थी। और एक दिन जब ग्रैंड माँ की बर्थडे थी तो उसी दिन हमें पता चलता है कि उसका एक क्लासमेट है जिसका नाम जियांग है और वो उसके नेबरहुड में ही रहता है। वो उसके सारे ये राज भी जानता था और उसकी ग्रैंड माँ उसे बहुत पसंद भी करती थी। एक्चुअली वो भी ज़ुवान की तरह पढ़ाई में बहुत अच्छा था। जबकि एक दिन शी याओ को अपने फ्रेंड फैन के थ्रू पता चलता है कि उसके अच्छे मार्क्स इस तरह से आए हैं कि उसे एक टॉप स्टूडेंट के नोट्स मिल गए थे। ये नोट्स सीक्रेटली सेल किए जाते थे। ये नोट्स किसने बनाए थे इसका तो किसी को पता नहीं था, क्योंकि वो स्टूडेंट ये नहीं चाहता था कि इलीगल काम करते हुए वो रिपोर्ट हो जाए, लेकिन इसके बदले वो ठीक ठाक पैसे कमा लेता था। और फिर हमें दिखाते हैं कि ये नोट्स बनाने वाला स्टूडेंट और कोई नहीं बल्कि ज़ुवान ही थी, जो कि सीक्रेटली नोट्स सेल करती थी और उसने अपना नाम मिस्टर बो रखा हुआ था ताकि हर कोई उसे एक लड़का समझे और कोई भी कभी उस तक ना पहुंच सके। शी याओ भी किसी तरह से उसका कांटेक्ट हासिल कर लेता है और फिर उसे मैसेज करता है कि मुझे नोट्स चाहिए। लेकिन जब वो ये मैसेज रीड कर रही थी तो बगल में जियांग भी खड़ा हुआ था और वो तुरंत ही शी याओ को ब्लॉक कर देती है। कहती है इसे तो मैं नोट्स बिल्कुल सेल नहीं करूंगी, ये एक ट्रबल मेकर है और मुझे भी फंसा कर ही रहेगा। अब शी याओ तरह तरह से उन नोट्स को हासिल करने की कोशिश तो करता है, लेकिन हर दफा धक्के मार के निकाला जाता है, तो वो बैक डोर का रास्ता चूज करता है। उसने मिस्टर वो की डीपी को अच्छे से ऑब्जर्व किया था। उसे पता चलता है कि उनके ही स्कूल में बैकयार्ड का एक पेड़ था। इसका मतलब है कि वो इस पेड़ के करीब ही रात के समय में जाता है और उसे समझ आ जाती है कि इस टॉप स्टूडेंट को तो वो पकड़ के ही रहेगा। रात के समय लोग वहाँ नहीं जाते थे, भूत प्रेत से डरते थे, लेकिन शी याओ वहाँ चला जाता है। वहाँ पर अबंडेंट एरिया था, एक स्विमिंग पूल भी था और उसके पास बहुत सारे डेस्क्स भी, और इन्हीं डेस्क्स के बीच अपना एक हिडन पॉइंट बनाकर स्टडी करती हुई ज़ुवान को वो रंगे हाथों पकड़ लेता है। उससे बोलता है तुम ही हो ना मिस्टर बो, मुझे पता चल गया है, मुझे नोट्स क्यों नहीं दिए।
अब जब वो उसे तलाश कर चुका था तो यहीं पर ही उसके फ्रेंड के पीछे चलता हुआ गार्ड भी वहां पहुंच जाता है। लेकिन इस जगह पर जुवान ने एक ऐसा सेटअप किया हुआ था कि एक बहुत बड़ी अलमारी को वो दूर बैठे गिरा देती है और गार्ड भाग जाता है कि जैसे यहाँ पर कोई भूत हो। वैसे जुवान थी तो बहुत ही स्मार्ट और उससे वो काफी इम्प्रेस भी हो चुका था। शीशिया उससे कहता है, तुमने मुझे नोट्स क्यों नहीं दिए? जुवान जवाब देती है, इसलिए नहीं दिए क्योंकि तुम बहुत फ्लैशी हो और मैं किसी मुसीबत में नहीं फंसना चाहती। और यहीं पर ही वो उसे उसका वो भी दिखाता है। वो किचन उसे बहुत प्यारा था और यही हासिल करने की छीना झपटी में शीशियाओं ने चोरी छुपे उसके नोट्स भी चुरा लिए थे। वो जुवान से लगता है 2 स्टेप आगे ही रहता था। और थोड़ी ही देर बाद हमें दिखाते हैं कि शीशियाओं के रिजल्ट्स में बहुत डिफरेंस आया था। पहले तो टीचर को लगता है चीटिंग कर रहा है, लेकिन जब वो टेस्ट चेक करता है, उससे पूछता है तो पता चलता है कि उसके आंसर्स सारे उसे समझ में आए हुए थे। मींस उसने इम्प्रूव किया था। जबकि जुआन को भी रियलाइज हो गया था कि इस निकम्मे ने मेरे नोट्स चुरा लिए हैं। एक टर्म तो हो गई थी, अब अगली टर्म के लिए नोट्स हासिल करने की खातिर वो उसके पीछे पीछे चल रहा था। जुबान उससे कहती है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने मेरे बिजनेस को नुकसान पहुंचाया है। लेकिन वो उससे सॉरी कहता है और फिर वो बदले में कहती है, ठीक है फिर अगले नोट्स के लिए डबल रेट तुमसे चार्ज करूंगी। और इसके साथ ही हमें एक और कैरेक्टर को दिखाते हैं जिसका नाम लू ही है और ये लोन शार्क्स के लिए काम करता था। ये जुबान से आज मिलने के लिए आया हुआ था और उससे पैसों की डिमांड कर रहा था क्योंकि उसने किस्त अदा करने में देर कर दी थी। और यहीं पर ही हमें पता चलता है कि जुवान के डैड का बहुत सारा कर्जा है जब उसे विरासत में मिल चुका है। ये उसे चुकाना पड़ता है, लेकिन ये बात वो अपनी दादी तक नहीं पहुंचने देती थी क्योंकि दादी पहले ही पेशेंट थी और वो नहीं चाहती थी कि उनके दिल को कोई धचका लग जाए। जुवान बेचारी अपनी जिंदगी के दिन बहुत ही मजबूरी में काट रही थी और उसकी दादी ही उसका एक इकलौता सहारा थी जो दिखने में तो एकदम स्ट्रॉन्ग खुद को दिखाती थी, लेकिन अंदर ही अंदर एक बीमारी थी जो उन्हें वीक किए जा रही थी। अब स्कूल में शीशियाओं को नोट्स देने के बाद जुवान उससे अपना मिनी बो तो वापस ले ही लेती है, लेकिन साथ ही साथ उसे एक और बात पता चली थी और वो ये थी कि वो अब्रॉड में एडमिशन लेना चाहता है और टॉफल की प्रिपरेशन कर रहा है। अब इसके बाद जुवान जब अपनी ग्रैंडमा को हॉस्पिटल लेकर जाती है तो डॉक्टर बताता है कि इनकी कंडीशन बहुत खराब है। इंश्योरेंस में जो मेडिसिन कवर होती हैं उसके अलावा भी इन्हें कुछ मेडिसिन की जरूरत है जो इन पर इफेक्टिव हो सकती हैं, लेकिन वो बहुत ही एक्सपेंसिव है। अब ग्रैंडमा के लिए मेडिसिन का अरेंज तो उसे करना पड़ेगा, ऐसे मुझे और कुछ समझ नहीं आती। तो वो अपनी मम्मी को कॉल करती है और इसके साथ ही उसकी मम्मी उसकी कॉल उठा ही नहीं रही थी। वो दुखी हो जाती है जैसे उसके बचपन के सारे घाव फिर से फ्रेश हो चुके हों। और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि उसकी मम्मी ने एक अमीर आदमी की खातिर अपनी बेटी को अबंडन कर दिया था। छोटी सी जुआन बहुत रोई थी, तड़पी थी, लेकिन मामा उसे छोड़कर चली गई थी। अब इसके साथ ही बेचारी के साथ कुछ और बुरा हो जाता है। जिस बच्चे की वो कोचिंग किया करती थी उन्होंने उसका बैकग्राउंड चेक करा लिया था और उन्हें पता चल गया था कि ऑल्दो ये अच्छा पढ़ाती है लेकिन फिर भी ये कॉलेज स्टूडेंट नहीं है, इसने अपने बैकग्राउंड के बारे में झूठ बोला है। तो अब वो उनके हाथ जॉब छोड़कर चली जाती है। अब जब वो इसी पोश एरिया से गुजर रही थी तो यहीं पर उसकी नज़र अपनी मॉम पर पड़ती है और उसकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा ही ट्रुथ उसके सामने आता है और वो ये था कि उसकी मॉम ने जिससे शादी की है वो एक्चुअली शी शियाओ के डैड हैं, यानी कि शी शियाओ उसकी मम्मी का स्टेप सन है। अपनी सगी बेटी की तो वो कॉल तक नहीं उठा रही थी, लेकिन शी शियाओ के पीछे पीछे चल रही थी, उसकी सेवा करने, उसके दिल जीतने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर वो बेचारी अंदर ही अंदर घायल हो जाती है और यहीं पर ही उसने एक फैसला कर लिया था। उसे जैसे ही इस बात का पता चला था तो वो खुद से ही कहने लगती है, सॉरी शी शियाओ, लेकिन मैं तुम्हें यूज करने वाली हूँ। उधर हमें शी शियाओ को दिखाते हैं। ऊपर से तो वो एक रिच बिगड़ा हुआ लड़का लगता है, लेकिन मन ही मन वो बहुत ही काइंड हार्टेड था और अक्सर मरती हुई फिश को बचाने के लिए खरीद लिया करता था। और अब जैसे ही स्टेप सन वाला राज जुवान को पता चला था तो वो तो शी शियाओ के पीछे पीछे रहती थी। उसे कहने लगती है, मुझे पता है तुम अब्रॉड एडमिशन लेना चाहते हो, लेकिन अकेले स्टडी करने का कोई फायदा नहीं। मुझे पता है तुम फैमिली से छुपा रहे हो, ऐसे में मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, क्यों ना हम कंबाइंड स्टडीज करें। और इसके साथ साथ स्कूल में भी वो उसकी हेल्प करती थी, प्रॉक्टर थी। अक्सर मौका पर जब वो शैतानी करता था उसे छोड़ दिया करती थी और फिर एक दफा फिर उसके पास जाती है, हाथ आगे बढ़ाती है, ऐसा शो कराती है कि ये सारा कुछ वो पैसे के लिए कर रही है, लेकिन इनफैक्ट वो किसी बहाने उसके क्लोज होना चाह रही थी। और फिर उसके बाद वो एक दफ़ा चोरी छुपे टीचर के ऑफिस में जाकर वहाँ के लैंडलाइन नंबर से अपनी मम्मी के नंबर पर कॉल करती है
और उनसे शीशियाओ का ही जिक्र कर रही थी। उनसे कहने लगती है कि आप पीटीएम पर जरूर आना। उसकी मम्मी हैरान रह जाती है कि ये कैसे हो सकता है कि शीशियाओ ने मेरा नंबर स्कूल में दिया हो, क्योंकि वो उनको दूर दूर ही रखता था। लेकिन बस इसी खुशी में ही सही, लेकिन वो ये बात नोटिस नहीं करती और आने के लिए यस कर देती हैं। जबकि उधर वो बार बार शीशियाओ के पीछे जा रही थी। उसे पता चलता है कि इसे वीडियो गेम्स का शौक है, तो उसी शॉप के बाहर पहुंच जाती है और उससे कहने लगती है, क्यों ना तुम मेरे से मुकाबला करो। अगर मैंने तुम्हें एक भी राउंड में हरा दिया तो फिर तुम मेरी कोचिंग लेने के लिए रेडी हो जाओगे। उसने आज से पहले ये गेम नहीं खेली थी और पहले 4 राउंड्स में वो बुरी तरह से हारी जाती है, लेकिन वो एक क्विक लर्नर थी, आखिरी राउंड में जीत जाती है। शीशियाओ उससे इम्प्रेस हुए बगैर नहीं रह सकता था और फिर फाइनली वो उसी हिडन पॉइंट पर स्टडी के लिए पहुंच जाता है और उसे देखते ही ज़ुआन को बहुत खुशी हो गई थी। अब वो दोनों इकट्ठे इंग्लिश की स्टडीज करते थे। ज़ुआन स्टडीज में बहुत अच्छी थी और उसकी बहुत हेल्प करती है। उसके टेस्ट्स भी लेती है, उसे नोट्स भी बना कर देती है। लेकिन इस सब के बीच जब वो स्टडीज कर रहे थे तो शीशियाओ को बहुत गर्मी फील हो रही थी। ये बात तो ज़ुआन ने नोटिस कर ली थी और उसके बाद जब वो नेक्स्ट डे स्टडीज के लिए उस हिडन पॉइंट पर आती है तो अपने साथ एक मिनी फैन भी लेकर आई थी और वो उसकी केयर कर रही थी। ये बात कहीं ना कहीं शीशियाओ को बहुत खुशी दे रही थी। स्कूल में भी वो कुछ ऐसा ही करती थी। कभी कभार उसके लिए ड्रिंक लेकर आती थी और वो भी इतनी लंबी लाइन में लगकर। वो उसे स्पेशल फील करा रही थी और यही बात जियांग ने भी नोटिस कर ली थी। उसे पता चल गया था कि ज़ुआन किसी को टीच कर रही है और वो कोई और नहीं बल्कि शीशियाओ ही है। वो जियांग को बताती है कि सब लोग इसके बारे में जो बोलते हैं ये वैसा नहीं है, बहुत ही सेंसिबल पर्सन है। और जियांग को ये सुनकर कहीं ना कहीं जेलसी भी जरूर हो रही थी। आजकल शीशियाओ चोरी छुपे ज़ुआन का एक स्केच बनाने की भी कोशिश कर रहा था और उन दोनों की इंटरेस्ट्स और आदतें भी सेम थी। वो एक दिन मरती हुई फिश को बचाने के लिए ले आई थी साथ में, लेकिन उसका बैग लीक कर जाता है। तो अब उन दोनों को और कुछ समझ नहीं आती तो वो चोरी छुपे केमिस्ट्री लैब में जाते हैं और वहां से एक बीकर चुरा कर ले आते हैं। लेकिन ये सारा कुछ करते हुए गार्ड की उन पर नजर पड़ गई थी। वो उनका पीछा कर रहा था और वो आगे आगे भाग रहे थे। ये सारा कुछ तो एक एडवेंचर में ही बदल चुका था। ऐसे में एक मौका ऐसा आता है कि उसे छुपते छुपाते ज़ुआन तो खिड़की से नीचे कूद गई थी। लेकिन शीशियाओ को ऊंचाइयों से डर लगता था। वो डरता रहता है, लेकिन वो उससे कहती है, तुम हिम्मत ना हारो, कूद जाओ, मेरा भरोसा करो, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी। और फिर ऐसा ही होता है। जैसे ही वो गिरने वाला था तो आगे बढ़कर उसे संभाल लेती है और ये सीन फनी से एक रोमांटिक सीन में बदल जाता है। वह इनकी लाइफ्स में आगे क्या हुआ था और अब ये एक दूसरे के दुश्मन क्यों बन गए हैं, ये देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। शीशियाओ और ज़ुआन दोनों स्कूल के बैकयार्ड में बैठे हुए थे और उसी ट्री को देख रहे थे कि जिसके थ्रू शीशियाओ ने ज़ुआन को पहचान लिया था। वो कहने लगती है, तुम्हें ये स्पेशल क्यों लगा? बहुत से लोग इसे पसंद नहीं करते या फिर नोटिस ही नहीं करते। लेकिन वो उसे बोलने लगता है कि इस ट्री में एल्बिनिज्म है और इसीलिए ये मुझे बहुत ही स्वीट लगता था और इसका मतलब है कि तुम्हारी और मेरी पसंद भी काफ़ी एक जैसी है। और फिर इसके बाद ज़ुआन उससे कहने लगती है कि शीशियाओ, जैसा तुम्हारे बारे में मैंने इमेजिन किया था तुम वैसे बिल्कुल भी नहीं हो। वो पूछता है, कैसा इमेजिन किया था? तो वो कहने लगती है, मैंने सोचा था कि एक बिगड़ा हुआ अमीर ज़्यादा है जो कभी किसी चीज़ को सीरियस नहीं लेता, मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ है, उसकी ज़िंदगी बहुत आसान है और थोड़े सालों बाद उसे एक सेटअप हुआ बिजनेस मिलेगा, बहुत से लोगों को वो और एम्प्लॉय बनाएगा और फिर उसके बाद खुद के ऊपर एक सक्सेसफुल मैन का लेबल लगा लेगा। ये बात सुनकर शीशियाओ हंसता है और कहता है, वैसे प्लान तो मेरा लाइफ का यही ही है। लेकिन कहीं ना कहीं ज़ुआन खुद को गिल्टी फील कर रही थी। उससे कहने लगती है कि नहीं, तुम एक अच्छे इंसान हो, एटलीस्ट तुम किसी को हर्ट तो नहीं करते। वो पूछने लगता है, तुमने किसको हर्ट कर दिया जो ऐसी बात कर रही हो? और फिर वो बात को बदल देती है। अब जब वो वापस जा रही थी तो वो तो बस से जा रही थी और उसके बाजू में शीशियाओ अपनी हैवी बाइक पर जा रहा था। उसको जब बस की सीट पर बैठा देखता है तो उसके साथ साथ ही अपनी बाइक चलाने लगता है। वो दोनों एक दूसरे को स्माइल करके देखते हैं और बहुत स्वीट सा टाइम गुजार रहे थे। अब शीशियाओ एक दिन फैन को भी मना कर देता है कि तुम्हें मेरा राज पता चल गया है कि मैं अब्रॉड के लिए स्टडीज कर रहा हूँ, तो ये तुमने मेरी फैमिली को नहीं पता चलने देना। अगर उनको मालूम पड़ गया तो वो मुझे जाने ही नहीं देंगे। और इसके साथ ही वो देखने लगता है कि जिस एरिया में वो वर्कशॉप पर बैठा करता था उसी एरिया से अक्सर ही ज़ुआन भी गुजरती थी और वहाँ पर एक फ़िश शॉप थी। यहाँ पर कुछ लास्ट फ़िश थी। वो शॉप क्लोज़ होने वाली थी हमेशा हमेशा के लिए। ये फ़िश सेल नहीं हो सकी थी। ज़ुआन को बहुत बुरा फील होता है। शीशियाओ को भी फ़िशेस बहुत पसंद थी। वो उसके पास आता है और कहने लगता है, क्यों ना मैं ये सारी ही खरीद लूँ।
उसे पता था कि जुआन के पास इतने पैसे ही नहीं होंगे, इसीलिए वो सारी खरीद लेता है और फिर कहता है मैं एक रिच किड हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर इतनी सारी फिश लाकर वो उसे स्विमिंग पूल में छोड़ देते हैं जिसमें आज पानी भी था। अब इस तरह से फिश को तैरते देखने का नज़ारा बहुत ही प्यारा था। वो दोनों इकट्ठे बैठे उनको देख रहे थे, साथ ही साथ बातें भी कर रहे थे। लेकिन इतने में यहाँ पर जुआन रियलाइज करती है कि एक बेटा फिश है। वो कहती है इसे बाकी के साथ नहीं छोड़ते वरना ये उन पर हमला कर देती है। और फिर वो तुरंत ही पानी में कूद गई थी अपनी फिश को वापस इकट्ठा करने के लिए। और ऑफ कोर्स उसके पीछे पीछे शीशियाओ भी ऐसा ही करता है। वो दोनों अंडर वाटर जाते हैं, इकट्ठे स्विमिंग करते हैं और अपनी फिश के साथ बहुत सारा एंजॉय करते हैं। अब वो दोनों ही भीग गए थे तो ऐसा करते हैं कि स्कूल के स्टोर रूम में आते हैं। यहाँ पर उन्हें एक क्लब की बनी हुई टी शर्ट्स काफी सारी पड़ी हुई दिख जाती हैं। वो सोचते हैं कि गीले कपड़े चेंज कर लेने चाहिए, तो वो जुवॉन को कहता है कि तुम पीछे जाकर चेंज कर लो। और वो जैसे ही पीछे जाती है तो उसकी एक दफा नजर पड़ जाती है शीशियाओ जब शर्टलेस था उस पर। अब ये देखते ही वो अपनी नजरें हटा लेती है। वो काफी शर्मा गई थी। बात को बदलने के लिए उससे कहने लगती है तुम अब्रॉड क्यों जाना चाहते हो। वो कहता है इसलिए क्योंकि यहाँ पर मैं किसी के साथ भी अटैच नहीं हूँ। और इसके साथ ही वो उसे ये भी मशवरा देता है कि तुम अपनी स्टडीज पर खास तवज्जो देना, मेरी तरह कभी लापरवाह ना हो जाना। मुझे लगता है जितनी तुम जीनियस हो तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है। और फिर इसके साथ ही वो दोबारा से केमिस्ट्री लैब में से बहुत सारे बीकर्स उठा लाए थे। हर फ्लास्क और बीकर में उन्होंने फिश को अलग अलग कर दिया था। जुवॉन उससे कहती है क्या तुम्हें पता नहीं था कि बीटा फिश बाकी सबको खा जाती है। क्या तुमने एनिमल प्लैनेट नहीं देखा छोटे होते। वो कहने लगता नहीं, मुझे कोई इतना टीवी देखने ही नहीं देता था। और फिर वो उससे कहने लगता है मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है कि जैसे तुम जानबूझकर मेरे क्लोज होना चाहती हो। वो कोई भी जवाब देती उससे पहले ही वहां पर गार्ड पहुंच जाता है और उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेता है। और फिर नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं। स्कूल में अनाउंसमेंट हो रही थी। उन दोनों को पनिशमेंट मिली थी इस बात की कि वो बिना इजाजत स्कूल के लैब में से इक्विपमेंट उठाकर यूज कर रहे थे। अब सबको ऐलान करके बताया जाता है कि वो कौन से 2 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने स्कूल के रूल्स की खिलाफ वर्जी की है। अब हर कोई जुवॉन का नाम सुनकर बहुत हैरान था क्योंकि वो हमेशा सेकंड आया करती थी, इस तरह की हरकत नहीं कर सकती और शीशियाओ से तो और कोई उम्मीद की भी नहीं जा सकती थी। अब यहाँ पर शीशियाओ ऐसा करता है कि अनाउंसमेंट में सबको कह देता है कि जुवॉन की इसमें कोई गलती नहीं थी। मैं तो उसे जबरदस्ती अपने साथ लेकर आया था लैब का एक एक्सपेरिमेंट सीखने के बहाने, लेकिन अपनी फिश को मैंने जानबूझकर उन फ्लास्क में डाला था। और जुवॉन भी कहती है कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, उन्हें सारों के सामने क्रिटिसाइज किया गया था क्योंकि ये स्कूल के रूल्स के खिलाफ था। बाहर जाकर जुवॉन कहती है कि तुमने मेरा सारा ब्लेम खुद पर क्यों ले लिया, मैं तो अपनी मर्जी से ये सारा कुछ कर रही थी। वो कहने लगता है तुम्हारा इमेज बहुत अच्छा है और उसे क्रिस्टल क्लियर ही रहना चाहिए। वाला वो शीशियाओ का थैंक्स करती है और उससे कहती है कि इसके बदले मैं तुम्हें एक ट्रीट दूंगी और हाँ मेरी पसंद की जगह पर जाएंगे। उधर जियांग को आजकल इन दोनों की बढ़ती हुई दोस्ती बहुत बॉदर करने लगी थी। अब छुट्टी के टाइम पर वो तुरंत ही निकल गई थी और अपने साथ साथ शीशियाओ को एक पतली सी मार्केट से गुजार कर लेकर जा रही थी जहाँ पर वो बाइक चला ही नहीं सकता था। वो बहुत उसे कह रहा था कि अपनी बाइसाइकिल छोड़ो, तुम भी मेरी बाइक की बैक सीट पर बैठ जाओ, पर वो कहती है नहीं, मैं कभी किसी की बैक सीट पर नहीं बैठती, मैं ड्राइविंग मोड में रहती हूँ। अब किसी तरह से वो अपनी बाइक घसीट कर फाइनली उस दुकान तक पहुंच जाते हैं। एक्चुअली ये शॉप वो थी जहाँ पर जुवॉन की ग्रैंड माँ काम किया करती थी और वो यहाँ उसे बिठाती है और उसके लिए अपने फेवरेट कस्टमाइज्ड नूडल्स ऑर्डर करती है। वो उसे चैलेंज करती है कि ऐसा नूडल्स का टेस्ट तुम्हें और कहीं से नहीं मिलेगा। ये शॉप वाले अंकल जुवॉन को बहुत अच्छे से जानते थे और उन्हें शीशियाओ भी बहुत अच्छा लड़का लगा था और इन अंकल को भी बाइक्स का बहुत शौक था, इसलिए शीशियाओ की तुरंत ही उनसे दोस्ती हो गई थी। लेकिन अंकल लगता है कि पेट के बहुत कच्चे थे। उन्होंने तुरंत ही ये बात जुवॉन की ग्रैंड माँ को भी बता दी थी और वो उससे पूछने लगते हैं कि कौन सा लड़का था। वो कहती है सिर्फ एक फ्रेंड था, दैट्स ऑल। लेकिन फिर ग्रैंड माँ उस पर गुस्सा करने लगती हैं और कहती है मुझे जियांग के थ्रू पता चला है कि तुम स्टडीज पर ज्यादा तवज्जो नहीं दे रही और तो और तुमने स्कूल के रूल्स भी तोड़े हैं। अब ग्रैंड माँ की तबीयत खराब होती इससे पहले ही वो उन्हें शांत करा देती है और उनकी तसल्ली भी कराती है। ग्रैंड माँ कहती हैं जियांग ने मुझे खुद नहीं बताया, मैं खुद उससे इंटेरोगेशन करती रहती हूँ तो उसने सच बोल दिया। लेकिन अब जैसे ही अपनी बिल्डिंग की छत पर वो खड़ी थी जियांग वहाँ आता है तो वो उससे खूब लड़ती है और कहती है कि फ्रेंड्स ऐसे होते हैं क्या। अब वो उससे सॉरी करता है और कहता है मैं ग्रैंड माँ से बातें छुपा नहीं सका और साथ ही साथ उससे कहने लगता है कि तुम मेरी एक इकलौती फ्रेंड थी
और जब से शीशियाओ आया है तो मुझे लग रहा है कि हम दोनों बहुत दूर हो रहे हैं। अब बातों ही बातों में वो उससे पूछने लगता है कि तुमने फ्यूचर के बारे में क्या सोचा, किस यूनिवर्सिटी में जाना है, तुम किस टाइप की पर्सन बनना चाहती हो। वो कहती है मैं एक काइंड पर्सन बनना चाहती हूँ। तो वो उससे पूछता है कि तुमने अभी कुछ गलत किया है क्या, तुम पहले ही काइंड हो। उधर शीशियाओ ने एक बहुत बड़ा सा क्यूट सा एक्वेरियम ले लिया था और उसमें वो सारी फिश शिफ्ट कर दी थी और यही फोटो उसने बनाकर जुवॉन को भी दिखा दी थी। ये देखकर उसे तसल्ली हो जाती है कि फिश अब सेफ हैं। अब एक दिन शीशियाओ और जुवॉन बातें कर रहे थे। स्कूल में जिस दिन पीटीएम थी उसी दिन एक बैलून्स फेस्टिवल था जिस पर सारे स्टूडेंट्स अपनी अपनी विश लिखते थे और उसे हवा में उड़ा देते थे। वो शीशियाओ से कहती है कि तुम आओगे ना पीटीएम में, प्लीज जरूर आना, मैं वो बैलून्स तुम्हारे साथ मिलकर उड़ाना चाहती हूँ। एक्चुअली बैलून्स का तो सिर्फ बहाना था। वो उस दिन बहाने से जानबूझकर मम्मी को और उसे इकट्ठे एक दूसरे के सामने देखना चाहती थी। अब जब पीटीएम का दिन आता है तो वो दोबारा से चोरी छुपे टीचर के फोन से कॉल करती है। वो इंग्लिश की टीचर बनकर बात कर रही थी और मेक श्योर करती है कि जरूर मम्मी ये पीटीएम अटेंड करने के लिए आएंगी। वो उन्हें टाइमिंग भी एग्जैक्ट वही बैलून्स वाली बताती है। मम्मी को अजीब तो लग रहा था। वो बहाने से पूछती है टीचर क्या आपने शीशियाओ से पता कर लिया, उससे मेरे आने पर कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है। वो कहती है हाँ, हमने उसे इन्फॉर्म कर दिया है। अब वो शीशियाओ को धोखा देने वाली थी और इसके लिए वो बुरा भी फील कर रही थी, लेकिन फिर भी बैलून्स फेस्टिवल में वो बार बार शीशियाओ को तलाश किए जा रही थी। इधर उधर देखती है लेकिन वो कहीं पर नजर नहीं आ रहा था। और फिर सारे लोग अपनी विश लिखकर हवा में बैलून को उड़ा देते हैं, लेकिन जुवॉन ने कोई भी विश नहीं लिखी थी। और जब फेस्टिवल ओवर होने वाला था उसी टाइम पर हमें दिखाते हैं कि बहुत सारे बैलून्स अपने साथ लिए शीशियाओ वहां एंट्री करता है और कहने लगता है मेरी कोई एक विश नहीं है, मैंने बहुत सारे बैलून्स लिखे और अपनी सारी की सारी विशेस उस पर लिख दी हैं और वो दोनों मिलकर इन बैलून्स को उड़ाते हैं। ये बहुत ही सुंदर सा नजारा था। और इसके साथ ही जुवॉन जैसे ही देखती है कि मम्मी पहुंचने वाली है वो तुरंत ही शीशियाओ को हक कर लेती है। वो जानबूझकर ये सीन मम्मी को दिखाना चाहती थी और जैसे ही उसकी मम्मी आती है वो ऐसे प्रिटेंड करती है कि जैसे वो जुवॉन को जानती ही नहीं है और उनको देखते ही शीशियाओ को अनोइंग फील होता है। वो तुरंत ही वहां से निकल जाता है उनसे नाराज होकर। जुवॉन उससे पूछती है क्या इस वुमन से तुम नफरत करते हो। वो कहता है हाँ ऐसा ही है, मेरे डैड को लेडीज चेंज करने की आदत है और ये भी तब तक रहेगी जब तक सुंदर और सेंसिबल होगी। और बस जुवॉन ने जितना यूज करना था उसने शीशियाओ का यूज कर लिया था और फाइनली मम्मी उसे खुद मिलने के लिए आती हैं। यही तो वो चाहती थी। अब उसकी मम्मी उसे कहने लगती है कि तुम तो काफी बड़ी हो गई हो और काफी चालाक भी, इस लड़के को कब से जानती हो। एक्चुअली मम्मी कभी भी नहीं ये चाहती थी कि शीशियाओ के डैड को ये बात पता चले कि उनके बेटे की गर्लफ्रेंड कौन बनी हुई है। अगर उन्हें पता चला कि वो मेरी बेटी है तो वो तो बहुत बुरा मनाएंगे। और बस इसीलिए वो कहने लगती है मुझे पता है ग्रैंड माँ को ट्रीटमेंट की जरूरत है और तुम्हें पैसे चाहिए, पैसे के लिए मेरे लिए ये जाल बुनाया ना तुमने। ठीक है, माना तुम बड़ी हो गई हो, चालाक हो गई हो, तुम्हें पैसे भी दे दूंगी जितने भी तुम्हें चाहिए, लेकिन इसके बदले ये शर्त है कि तुम शीशियाओ से दूर चली जाओगी। वो उसे एक कार्ड देती हैं और कहती हैं कि इसके बाद मैं तुम्हारे लिए और तुम मेरे लिए मर चुकी। और हाँ, तुम कोई छोटी बच्ची नहीं, बड़ी हो गई हो, अपने शब्दों पर खड़ी रहना। यहाँ पर जाने से पहले माँ और बेटी में काफी गिले शिकवे भी हुए थे। जुवॉन का कहना था कि मैं जैसी भी रूखी सूखी खाकर जिंदा थी कभी आपसे भीख नहीं मांगी थी, लेकिन अब ग्रैंड माँ को इस हालत में मैं देख नहीं सकती। वैसे भी आपने कभी मुझे एक पैनी भी नहीं दी खर्चा उठाने के लिए और अब ये मेरा अधिकार बनता है, मैं कुछ गलत नहीं कर रही। और वैसे भी डैड के जाने के बाद जितना भी पैसा बचा था वो सारा आप लूट कर चली गई थी। उसकी मम्मी मुस्कुराती है और कहती है कितना एक पैसा था वो, कुछ भी नहीं। उधर हमें शीशियाओ को दिखाते हैं उसने जुवॉन के लिए एक गिफ्ट प्रिपेयर करने का इरादा किया था। उसके पास एक बो थी तो उसी से मैचिंग एक छोटा सा एरो बना रहा था। वो बहुत मेहनत से ये एरो बना लेता है और उसने सोचा था ये गिफ्ट उसे देगा बहुत ही सुंदर सा नेकलेस की शक्ल में, लेकिन जुवॉन एकदम बदल गई थी। वो स्कूल में जब भी शीशियाओ को देखती थी तो उसे इग्नोर करती थी, उसे अवॉइड करती थी। एक दफा वो उसे आवाज भी देता है जियांग कैसा है, तुम्हारा फ्रेंड तुम्हें बुला रहा है, लेकिन वो कहती है वो मेरा फ्रेंड नहीं है। अब ये बात बेचारे शीशियाओ को बहुत बुरी तरह से घायल कर गई थी। वो इतना हर्ट हुआ था, उसे समझ नहीं आ रही थी कि इसके इग्नोर करने की वजह क्या है। वो बात करना चाहता था, वो अवॉइड करके निकल जाती थी। अब वो अपने फ्रेंड फैन से मशवरा करता है, कहता है कि एक लड़का और एक लड़की बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, लेकिन अचानक से लड़की ने अपना रंग ही बदल लिया है, वो लड़के को अवॉइड कर रही है, ऐसा क्यों है। फैन ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उसे सब समझ आ गई है इसका आंसर क्या है,
लेकिन फिर कहता है मुझे सिर्फ इतनी समझ आई है कि लड़की जूवॉन है या लड़के तुम, और मुझे क्या पता हो तुम दोनों के बीच किसी बात पर तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर हुई होगी। मुझसे ना पूछो, टाइम वेस्ट मत करो, उससे जाकर डायरेक्ट पूछो। और फिर एक दफा जेब्रा क्रॉसिंग पर जूवॉन के साथ कुछ बाइक वाले टकराने वाले थे कि इतने में वो अपनी बाइक लेकर बीच में आ जाता है, उसे प्रोटेक्ट करता है, उन गुंडों को अपने रोप से वहां से भगा भी देता है और फिर उसके बाद उससे कहता है कि आओ बैठ जाओ बाइक पर, कितनी तेज बारिश हो रही है, तुम मेरे साथ चलो। लेकिन वो इनकार कर देती है, तो कहता है तुम ऐसे नहीं मानोगी, बहुत ढीठ हो, और अपनी जैकेट उतार कर उसे दे देता है ताकि एटलीस्ट वो भीगे तो ना। अब एक दफा टीचर्स रूम में टीचर फैन की क्लास लगा रहा था और यहीं पर ही जूवॉन भी आई हुई थी। इतने में एक और टीचर आता है और कहने लगता है मुझे पता चला है कि आजकल शीशियाओ स्कूल में नहीं आ रहा, उसने यूनिवर्सिटी में एडमिशन की बजाय अब्रॉड एडमिशन के लिए किसी से कांटेक्ट किया है। ये बात सीक्रेटली मुझे पता चली है, मैं उससे बात करना चाहता हूँ, क्या उसकी फैमिली ये बात जानती है? और जैसे ही जूवॉन को लगता है कि शीशियाओ के ड्रीम को खतरा पहुंचने वाला है तो वो तुरंत ही सारा ब्लेम खुद पर ले लेती है। कहती है कि एक्चुअली शीशियाओ के कुछ रिलेटिव्स थे जो अब्रॉड रहते थे, मैंने अपने लिए अब्रॉड की एक यूनिवर्सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए उससे कहा था, वो ऐसा कोई भी प्लान नहीं कर रहा। अब ये सुनते ही टीचर को तसल्ली हो जाती है और वो इस पर और इंक्वायरी करने का फैसला नहीं करता। अब शीशियाओ वही शर्ट देखता है जो उसने जूवॉन के साथ एक दफा पहनी थी, तो उसे जूवॉन की यादें आने लगती हैं और इतने में उसे मैसेज आता है कि तुम्हारे डैड को पता नहीं चलने दिया और तुम्हारा ओवरसीज एडमिशन भी करा दिया और तुम्हारी फ्लाइट टिकट भी बुक करा दी है। और ऑफ कोर्स ये मैसेज और कोई नहीं बल्कि जूवॉन की मम्मी ही कर रही होंगी। जबकि उधर ग्रैंड माँ ने एक दफा जूवॉन को रंगे हाथों पकड़ लिया था, वो बहुत ही महंगी मेडिसिन ले चुकी थी और उसकी रसीद फाड़ कर फेंक रही थी। अब ग्रैंड माँ उसे पकड़ लेती है और कहती है एक स्टूडेंट होते हुए तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए, तुमने कोई गलत काम तो नहीं किया? वो बार बार कह रही थी कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, डॉक्टर्स ऐसे ही बातें बनाते हैं। लेकिन वो ग्रैंड माँ से लड़ाई करती है और कहती है मान ले ग्रैंड माँ, ये पैसा गलत नहीं था जो मेरे पास आया है, ये बिल्कुल जायज था और मेरा हक था। और इसके साथ ही उन्हें कहने लगती है कि आप मेरी इकलौती फैमिली हैं, मैं आपको खोना नहीं चाहती। और फिर इसी के साथ ही हमें स्कूल का लास्ट डे दिखाते हैं। आज सारे स्टूडेंट्स वहां पर आए हुए थे और उसके बाद ये सारे हाई स्कूलर्स अपनी अपनी जिंदगी में अपना फ्यूचर बनाने निकल जाएंगे। आज के दिन एक स्पीच देने के लिए उन्होंने टॉपर जियांग को चूज किया था, लेकिन जियांग था कि कहीं दिख ही नहीं रहा था। तो टीचर ऐसे करती है कि सब्स्टिट्यूट के तौर पर जूवॉन से कहती है कि तुम ये स्पीच अच्छे से याद कर लो और स्टेज पर जाकर बोल देना। जबकि उधर हमें दिखाते हैं कि अंदर शीशियाओ और जियांग का आमना सामना होता है। जियांग शीशियाओ से कहता है कि आज के बाद हम लोग स्कूल से चले जाएंगे और कभी जूवॉन की जिंदगी में आने की कोशिश मत करना। ये चैप्टर यहीं क्लोज हुआ। और इसी बात पर शीशियाओ से लड़ाई करने लगता है, कहता है तुम कौन होते हो मुझे डिक्टेट करने वाले। लेकिन ऑफ कोर्स पहला पंच तो यहाँ पर जियांग ने ही लगाया था और हमें यहाँ फर्स्ट टाइम पता चलता है कि ये दोनों आपस में रिलेटिव हैं, ऐसे वैसे नहीं बल्कि ये दोनों भाई भाई हैं। ये हाफ ब्रदर्स थे और इसीलिए उनके मन में पहले से ही एक दूसरे के लिए बहुत ग्रूज था और इसीलिए जियांग हमेशा शीशियाओ से नफरत करता था और चाहता था कि ये जूवॉन के करीब ना आए। जियांग कहता है ये मत भूलो मैं तुमसे पहले इस दुनिया में आ गया था। जियांग एक मिस्ट्रेस का बेटा था जबकि शीशियाओ अपने डैड का इकलौता लेजिटिमेट सन था। शीशियाओ उससे कहने लगता है खुद को कहते हो कि मैं अलग हूँ और तुम जूवॉन के साथ के, तुम भी जानते हो कि तुम किस फैमिली से हो। वो उसे ठीक ठाक मार सकता था लेकिन फिर भी सिर्फ उसे वार्निंग देता है। और उसके बाद जैसे ही उधर जूवॉन ने अपनी स्पीच दे दी थी तो वो ऊपर जाती है उन दोनों को तलाश करने के लिए, लेकिन देखती है तो साफ पता चल रहा था कि उन दोनों ने आपस में लड़ाई की है। शीशियाओ तो वहां से निकल जाता है लेकिन उसके बाद वो जियांग पर गुस्सा करती है और कहती है तुम मुझसे क्यों लड़े, क्या मेरी वजह से? मेरी लाइफ है, मेरी चॉइस है, प्लीज इंटरफेयर आइंदा कभी भी मत करना। लेकिन जियांग का कहना था कि पूरा स्कूल जानता है कि वो किस तरह का लड़का है, तुम क्यों उसके साथ फिरती रही हो? लेकिन उसका कहना था कि तुम उसे बिल्कुल भी नहीं जानते कि वो कितना अच्छा है, मेरे से तो बहुत अच्छा। अब वो लोग अपने फ्रेंड्स को सी ऑफ करते हैं और उसके बाद जियांग जैसे ही घर पहुंचता है तो पता चलता है कि उसकी मम्मी हमेशा कामों में बिजी रहती हैं। वो लगता है कि एक स्ट्रगलिंग लाइफ गुजार रही हैं अपने बेटे को बड़ा करते हुए और उससे कह रही थी कि मुझे निराश ना करना, आगे मन लगाकर पढ़ाई करना। वो लड़कर आया था, उसे चोटें भी लगी थी लेकिन मम्मी को एहसास भी नहीं होता कि उसे चोटें लगी थी। उन्हें सिर्फ इतना पता था कि आज इसका यूनिफॉर्म सेट नहीं लग रहा।
उधर शी याओ आज जब बाइक वर्कशॉप पर खड़ा हुआ था तो उसके पास फैन आता है। उससे कहने लगता है, मैं तुम्हें एक बात तो बताना ही भूल गया। पता है, जू वॉन ने टीचर के सामने तुम्हारे अब्रॉड जाने वाले प्लान को कवर किया था। वैसे तुम्हें इग्नोर करती है तो फिर तुम्हें कवर क्यों कर रही थी? और बस यही वो बात थी कि सुनते ही शी याओ दौड़ता हुआ उससे मिलने के लिए जाता है। वो स्कूल में उसी पॉइंट पर जा रहा था जहां वो दोनों इकट्ठे बैठकर स्टडीज किया करते थे, लेकिन शी याओ अंदर पहुंचने में देर कर देता है। जू वॉन काफी देर तक आखिरी दिन बैठी उसका एक नज़ारा देखने के लिए वहां इंतजार कर रही थी, लेकिन इन दी एंड जैसे ही वो वहां से निकलती है उसी टाइम पर शी याओ अंदर एंट्री करता है और बस वो दोनों अलग अलग हो चुके थे। 2016 था तब और अब 2026 आ चुका था। 10 साल बीत चुके थे। वो दोनों दोबारा से स्कूल का विजिट करने के लिए जाते हैं और 10 साल बाद एक दफा फिर से किस्मत उन्हें एक दूसरे के आमने सामने ले आई थी। जू वॉन एक डॉग को देख रही थी जो उसे बहुत अच्छा लग रहा था और पीछे से आकर शी याओ उससे कहता है, काफी सालों बाद तुम्हें देखना हुआ। तो इस ड्रामे में कहानी को हमेशा टू एंड फ्रो करके दिखाया जाता है, पास्ट और प्रेजेंट के सीन्स के बीच। और अब फिर से कहानी 2016 में ही मूव कर जाती है कि जब हाई स्कूल के लास्ट डे वो दोनों एक दूसरे को देखना चाहते थे पर नहीं देख पाए थे और उसके बाद शी याओ ने तो अब्रॉड जाने का पक्का फैसला कर लिया था। वो अपनी हैवी बाइक फैन को दे देता है और कहता है, इसका ख्याल रखना और साथ ही साथ मुझे एक फेवर चाहिए, मेरे घर पर एक एक्वेरियम है। शर्माते शर्माते कहता है कि वो मैं जू वॉन को सेंड करना चाहता हूँ, लेकिन फैन का कहना था कि मैं और जू वॉन बिल्कुल क्लोज नहीं। तो वो उससे कहने लगता है, वो ना हो क्लोज, लेकिन उसकी फ्रेंड मैंग वो तो तुम्हारे काफी क्लोज है ना, वो प्रॉक्टर थी और लास्ट ईयर उसने कंप्लेंट में 50 टाइम्स तुम्हारा नाम लिखा था। दुश्मनी की शक्ल में ही सही, लेकिन वो दोनों तो काफी क्लोज लग रहे थे। अब इसके बाद ये बात जैसे ही जू वॉन को पता चलती है तो वो सोचती है कि चलो इसी बहाने मैं शी याओ की जैकेट भी वापस कर दूंगी। और फिर जब शी याओ ने 2 दिन बाद चले जाना था तो वो सोचता है कि अब तक ये एक्वेरियम उठा के क्यों नहीं लेकर गया जू वॉन के पास। तो वो कहता है, सॉरी, थोड़ी मिसकम्युनिकेशन हो गई है, मैंने तो जू वॉन को कह दिया कि वो खुद घर पर जाकर उठा ले। और उसी समय जू वॉन भी वहां पहुंच गई थी। इतना जल्दी ये सारा कुछ उसके घर पर आना, ये सब कुछ शी याओ ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो उसे उसकी जैकेट वापस करती है कि मैंने ड्राई क्लीन करा ली थी और थैंक्स बोलती है, लेकिन फिर कहने लगती है कि ये फिश ये सारी की सारी मेरी तो नहीं है ना, आधी तुम्हारी है आधी मेरी, और इतना बड़ा एक्वेरियम मेरे घर में फिट आने की कोई जगह नहीं है। शी याओ कहता है, तो मैं कैसे प्लेन पर इतना बड़ा एक्वेरियम लेकर जाऊं? और फिर दोनों ही अग्री कर जाते हैं कि फैन को एक्वेरियम दे देते हैं, वही हमारी फिश का ख्याल रखेगा। और फैन अग्री हुआ था कि नहीं इसकी तो किसी को कोई परवाह ही नहीं थी। और फिर फाइनली वो दिन आ जाता है कि जब कॉलेज में एंट्रेंस एग्जाम था और आज का दिन ऑफ कोर्स जू वॉन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। वो पूरी प्रेपरेशंस करके अपनी ग्रैंड माँ के साथ टेस्ट देने के लिए जा रही थी। ग्रैंड माँ भी बहुत एक्साइटेड दिखाई दे रही थी। उधर शी याओ ने आज ही के दिन की अपनी टिकट बुक कराई हुई थी। वो आज के दिन निकल जाएगा और किसी को पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि उसके डैड उसके इस फैसले के सख्त खिलाफ थे। लेकिन डैड ने भी हर तरफ अपने खबरी रखे हुए थे। उन्हें एंड टाइम पता चल जाता है कि शी याओ भागने वाला है। वो कहते हैं उसे रोकने का एक ही रास्ता है, ये न्यूज किसी तरह उस तक पहुंचा दो कि मैं उसकी मम्मी का घर सेल करने वाला हूँ। अब हमारे दोनों मेन लीड्स के साथ एंड टाइम पर कुछ बुरा हो जाता है। जैसे ही जू वॉन अंदर टेस्ट के लिए एंट्री करने ही वाली थी कि वहीं पर ही उसकी ग्रैंड माँ की तबीयत बिगड़ती है, उन्हें हार्ट अटैक हो जाता है। वो मुड़ कर आती है, उन्हें एम्बुलेंस में बिठाकर हॉस्पिटल लेकर जाती है और इस वजह से उसका एंट्रेंस एग्जाम मिस हो गया था। जबकि उधर शी याओ भी अपनी फ्लाइट के इंतजार में एयरपोर्ट पर खड़ा हुआ था कि उसे ये खबर मिलती है कि उसके डैड जल्दी जल्दी में उसकी मॉम वाला घर सेल करने लगे हैं। उसकी मॉम की सारी यादें उस घर से जुड़ी हुई थी। वो अपनी मरी हुई माँ की ये निशानी को इस तरह से हाथ से जाने नहीं दे सकता था, तो वो भी भागता हुआ वापस आ जाता है। उधर बेचारी जू वॉन के साथ तो बहुत ही मुश्किल हालात आ चुके थे। पहले ही उसके लिए तो मेडिसिन अफोर्ड करना इतना मुश्किल हुआ था और अब ग्रैंड माँ की सर्जरी, उसके बाद के एक्सपेंसेस और इसके साथ साथ उनके डायलिसिस के भी इश्यूज थे। वो बहुत हार्ट ब्रोकन हो जाती है। अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि वो पार्ट टाइम जॉब्स करके अच्छे से पैसे कमाए। वो अपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए आईडी कार्ड और बहुत सारे नोट्स जलाकर फाड़ देती है। वो बहुत हार्ट ब्रोकन जो हो चुकी थी। जबकि उधर शी याओ अपने घर पर वापस आ गया था और फिर इसके बाद नेक्स्ट डे जैसे ही वो सोकर उठता है तो उसे कुछ आवाजें आ रही थी। पता चलता है कि घर में से एक पेंटिंग जो उसकी मम्मी ने बनाई थी उसके डैड के लोग लेकर जा रहे थे। वो उनसे झगड़ना चाहता था, लेकिन वो कहने लगते कि हम इसे सेल नहीं कर रहे बल्कि दादाजी के घर लेकर जा रहे हैं।
अब उधर जू वॉन की जिंदगी की भाग दौड़ फिर से स्टार्ट हो जाती है। कभी पार्ट टाइम जॉब्स पर जाती थी तो कभी ग्रैंड माँ की केयर करने के लिए हॉस्पिटल्स में पहुंची हुई थी। जबकि उधर शीशियाओ भी सैड सैड सा जा रहा था। जबकि कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट आ चुके थे। बहुत से लोग थे जो सड़कों पर खुशियां मना रहे थे क्योंकि उनका अपनी फेवरेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो चुका था, और ये वही लोग थे जो उनके क्लासमेट्स भी थे। लेकिन इन दोनों के सपने तो जैसे टूट चुके थे। अब इसके बाद हमें बाइक वर्कशॉप का सीन दिखाते हैं। एक दफा ये दोनों फ्रेंड्स वहां पर खड़े हुए थे कि इतने में उन्हें पता चलता है कि इस वर्कशॉप के ऑनर की नीस भी, जो उनकी क्लासमेट थी, यहीं पर काम करने के लिए आई है। और वो पार्ट टाइम जॉब करने वाली क्लर्क और कोई नहीं बल्कि मैंग थी। यहाँ पर मैंग एक कस्टमर के साथ आर्ग्यू कर रही थी, और वो कस्टमर वैन हुई था। और इस वैन हुई की शीशियाओ के साथ हमेशा ही दुश्मनी रही थी। ये दोनों बाइक रेसिंग में थे और एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। वैन हुई उससे कहने लगता है कि मुझे तुम्हारे डैड के बारे में पता चला है, उन्हें बिजनेस में मेरे डैड की जरूरत है और वो आजकल उनसे मीटिंग करने के लिए बेग करते फिर रहे हैं। तुम भी एक दिन मेरे आगे झुकोगे। वो उसे इस तरह से नीचा दिखा रहा था, तो इस बात पर उसकी और शीशियाओ की आपस में लड़ाई हो जाती है। और यहाँ पर वैन हुई ने उसे चैलेंज कर दिया था कि क्यों ना तुम मेरे साथ एक बाइक की रेस लगा लो, और अगर इस रेस में मैं हार गया तो मैं अपनी ही बाइक को अपने हाथों से स्मैश कर दूंगा, जो मुझे बहुत प्यारी है, और अगर तुम हारे तो तुम मेरे सामने नील डाउन करोगे। अब वो लोग एक बाइक रेसिंग का ट्रैक बुक कराते हैं और उसके बाद प्रॉपर उनकी रेस स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वैन हुई की बाइक, उसमें इस तरह के स्पेयर पार्ट्स लगे हुए हैं जो उसने सारे इंपोर्ट कराए हैं, और वो इतनी पावरफुल थी कि उसे देखकर लग रहा था कि वो आसानी से शीशियाओ से रेस जीत सकता है। लेकिन बाइक शॉप वाले अंकल कहने लगते हैं कि ये सारा कुछ इतना सिंपल नहीं है। सिर्फ गाड़ी पर डिपेंड ही नहीं करता बल्कि चलाने वाले की स्किल्स पर भी डिपेंड करता है, और जिस तरह की स्किल्स शीशियाओ के पास है, मुझे नहीं लगता आखिरी राउंड तक वैन हुई उसके सामने टिक पाएगा। उन दोनों के बीच मुकाबला बिल्कुल टक्कर का था, और फिर आखिरी मौका पर वो कुछ ऐसा स्टंट करता है कि यहाँ पर अपनी जान बचाते हुए वैन हुई पीछे रह जाता है और शीशियाओ आगे निकलकर फर्स्ट आ गया था। अब वो जीत चुका था। उसके पास जाता है, उसकी बाइक को एक किक लगाता है और उसके हाथ में खुद एक हैमर देकर कहता है कि इफ यू आर अ मैन ऑफ योर वर्ड्स तो तोड़ो इसको। लेकिन उसने कहाँ तोड़ना था। वैन हुई जवाब में उसे धमकी देने लगता है कि मैं तुम्हें कहीं बाहर देख लूंगा। जबकि उधर जू वॉन जैसे ही घर पहुंची थी तो आगे से फिर से वही लू ही खड़ा हुआ था जो उससे पैसे मांग रहा होता है। लेकिन वो उसे ज्यादा तंग कर पाता उससे पहले ही उसे एक अर्जेंट कॉल आ जाती है, और ये कॉल वैन हुई की तरफ से थी जिसे कुछ गुंडे चाहिए थे शीशियाओ का दिमाग ठिकाने लाने के लिए। और यहाँ पर शीशियाओ को मारने का अटैक, ये सारा प्लान जू वॉन खड़ी सुन लेती है, और बस उसने भी चुपचाप उन गुंडों का पीछा करना शुरू कर दिया था। वो एक पॉइंट पर देखती है कि यहाँ पर उन्होंने शीशियाओ को घेर लिया है। शीशियाओ समझ जाता है कि ये सारा कुछ वैन हुई करा रहा है। वो सोचता है कि ग्राउंड पे मेरा मुकाबला नहीं कर सका तो इस तरह से वार करेगा, गुंडों को पैसे देके कितना गिरा हुआ इंसान है। लेकिन फिर भी शीशियाओ उन लड़कों का बहुत अच्छे से मुकाबला करता है, पर वो नंबर्स में उससे ज्यादा थे। जू वॉन ये देखती है तो सोचती है कि वो पीछे नहीं रहेगी बल्कि शीशियाओ की जाकर हेल्प करेगी। अपनी फ्रेंड से उसकी बाइक उधार लेती है और फिर स्लोप से बाइक तेजी से चलाती हुई उसकी तरफ आती है, और फिर बाकी सारे गुंडों के बीच में से शीशियाओ को लिफ्ट देती हुई वहां से भगा कर ले जाती है। वो लोग उसका पीछा तो करना चाहते थे, लेकिन इतने में पुलिस के सायरन बज जाते हैं और गुंडे वहां से भाग गए थे। अब जू वॉन उसे बैंडेज लगाती है, ना चाहते हुए भी, जैसे जू वॉन को उसकी लाइफ में फिर से एक दफा एंट्री करना पड़ी थी। और साथ ही साथ नूडल्स शॉप थी सामने, तो वो लोग इकट्ठे बैठकर खाना भी खाने लगे थे। वो बहाने से उससे पूछती है कि तुम्हारी लड़ाई क्यों हुई है इन गुंडों से। तो इस बात पर शीशियाओ उससे कहने लगता है कि तुमने मुझे क्या समझा हुआ है। पहले खुद ही मेरी ट्यूटर बनना चाहती थी, और जब मुझे अच्छे से सिखा लिया, मुझसे फ्रेंडशिप कर ली, तो उसके बाद एकदम अनजान बन गई, और अब फिर से मुझे मुश्किल में देखा तो मेरी लाइफ में एंट्री कर ली। ये सब चल क्या रहा है। वो वहां से उठकर जाने वाली थी, लेकिन वो उसका हाथ पकड़कर उसे रोकता है और कहता है हमारे रास्ते अलग हो गए थे, लेकिन हम दोबारा से मिले हैं, तो क्या इसे तुम किस्मत समझकर एक्सेप्ट कर सकती हो। अब वो तो वहां से चली गई थी, और फिर नेक्स्ट डे वर्कशॉप पर दोनों बॉयज आपस में बात कर रहे थे, और इतने में अंकल को सारी कहानी पता थी। वो बता देते हैं कि जू वॉन बेचारी पर बहुत मुश्किल टाइम आया हुआ है। वो तो इतनी ब्रिलियंट स्टूडेंट थी, उसका आसानी से किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो सकता था, लेकिन एन टेस्ट के टाइम पर उसकी ग्रैंडमा को हार्ट अटैक हो गया था, और अब बस वो बेचारी इन्हीं मेडिकल ट्रबल्स में फंसी हुई है। अस्पतालों के चक्कर काटती है, पैसे कमा रही है, पता नहीं कहाँ तक वो ये सारा कुछ सहन कर पाएगी।
अब जैसे ही ये बात शीशियाओ को पता चली थी तो वो तो उदास ही हो गया था और फिर उसी के पीछे वो हॉस्पिटल भी पहुंच जाता है और यहाँ पर उसने आज के ग्रैंड माँ के बिल्स भी पे कर दिए थे। इस बात पर वो उसे कहने लगती है कि तुमने मुझे एक ड्रिंक लेकर दी, ये तो मैं एज अ फ्रेंड ले सकती हूँ, लेकिन बिल्स की पेमेंट मैं तुमसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती, मैंने रिटर्न कर दिए हैं, वीचैट पर प्लीज एक्सेप्ट कर लो। यहाँ पर शीशियाओ को ऐसा ही लगता है कि शायद अपने ग्रैंड माँ के मेडिकल बिल्स और इनकी हेल्थ कंडीशंस की वजह से ही ये जबरदस्ती मुझे फोर्स करके मेरी ट्यूटर बनी थी ताकि अच्छे पैसे कमा सके, और बस उसे फिर से उससे हमदर्दी होने लग गई थी। और इसके साथ साथ हमें ये दिखाते हैं कि जूवॉन आजकल एक गेम स्टोर पर काम कर रही थी और यहीं पर ही अक्सर गेम्स खेलने के लिए शीशियाओ भी पहुंच जाता है। एक डॉल कैचिंग मशीन से वो उसके लिए एक डॉल निकालता है और कहता है ये तो बिल्कुल तुम्हारे जैसी सुंदर लग रही है, ऑल्दो वो तो शायद बहुत अगली थी, लेकिन साथ ही साथ उसने उसे वही नेकलेस पहना लिया था जो लास्ट टाइम उसे जूवॉन को देने का मौका ही नहीं मिला था। वो देखती है तो कहने लगती है ये नेकलेस तो बिल्कुल मेरे बो के साथ मैचिंग एरो है, ये तो मैं एक्सेप्ट कर सकती हूँ, लेकिन ये डॉल बिल्कुल भी नहीं, ये बहुत अगली है। इतने में यहीं पर ही खड़े खड़े शीशियाओ को पता चलता है कि उसके घर में कोई पहुंच चुका है, वही मॉम वाला घर जो वो किसी और को सेल करने ही नहीं देगा। वो कहता है मुझे एक अर्जेंट काम के लिए जाना है। जूवॉन कहती है क्या तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत है? वो बोलते आ जाओ साथ तुम भी। और फिर इसके बाद वो दोनों जाकर देखते हैं बारिश हो रही थी और उसी समय जूवॉन की मम्मी घर पर थी और किसी कस्टमर को ये घर चेक करा रही थी सेल करने के लिए। वो जूवॉन से कहता है ये घर मैं किसी कीमत में सेल नहीं होने दूंगा। और फिर उसके बाद वहीं पर खड़े खड़े उन दोनों को एक प्लान सूझ जाता है। वो दोनों ही अपने रास्ते स्प्लिट कर लेते हैं और फिर अलग अलग जगह पहुंच गए थे। एक्चुअली यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि शीशियाओ की मम्मी एक आर्टिस्ट थी, उनके इस घर में बहुत सारी पेंटिंग्स और आर्ट का सामान पड़ा हुआ था और उस परचेजर की बातों को सुनकर ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही सुपरस्टिशियस है, तो बस उसी के इसी डर का वो लोग फायदा उठाएंगे। यहाँ पर वो ऐसा करते हैं कि ब्रेकर ऑफ करते हैं तो कुछ हिस्सों की लाइट ही चली गई थी। वो आने वाले अंकल काफी डर जाते हैं और कहते हैं कि ये तो कुछ वियर्ड सा ही लग रहा है, मैं पहले यहाँ पर पूजा पाठ कराऊंगा और फिर भी फैसला करूंगा। इतने में उन्हें अजीब अजीब सी ऊपर से आवाजें आने लगती हैं और कोई धड़ाम से पियानो भी बजा रहा था। बस अंकल के डरने के लिए यही काफी था। और इतना ही नहीं, जैसे ही वो लोग बाहर निकलते तो दीवार पर खून के धब्बे भी थे और अंकल ने 1 मिनट नहीं लगाया था वहां से भागने में। और इतने में वो दोनों बाहर पहुंचते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं कि हमारा मिशन सक्सेसफुल रहा। यहीं पर ही जूवॉन देखती है तो बहुत सारी पेंटिंग्स पड़ी हुई थी और ये भी हमें पता चलता है कि शीशियाओ अपनी मम्मी से इंस्पायर होकर खुद भी स्केचिंग और पेंटिंग का काम करता है, लेकिन सिर्फ शौक के तौर पर। यहाँ बातों ही बातों में उसे पता चलता है कि ये ऊपर पियानो वाले रूम में गई थी, तो वो उससे कहने लगता है तुम्हें किसने इजाजत दी उस कमरे में जाने की? शायद ये उसकी मम्मी का कोई पर्सनल रूम था जिसमें वो किसी को एंटर होने की अलाउ नहीं करता था। वो थोड़ा रूडली उससे बात करता है, वो बेचारी डर जाती है और चुपचाप वहां से निकल जाती है। लेकिन जैसे ही वो वहां से बाहर निकलती है तो मम्मी तो उसी का ही वेट कर रही थी, उन्हें पहले से ही अंदाजा था। वो उसे अपने साथ ले जाती हैं एक बार में और उससे कहने लगती हैं कि मैंने तो समझा था कि तुम मैच्योर हो चुकी होगी, अपने शब्दों से पीछे क्यों हटी? वो मम्मी से कहने लगती है कि जो मैंने आपसे लिया था वो मेरा अधिकार था, और दूसरी बात ये भी सुन ले कि मेरे और शीशियाओ के बीच कोई रिलेशनशिप नहीं है जो आप इतना फिक्र कर रही हैं, हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं एंड दैट्स ऑल। और जब उसकी मम्मी को पता चलता है कि इसने एंट्रेंस एग्जाम भी नहीं दिया और ग्रैंडमा की तबीयत खराब हो गई है तो वो कहने लगती है तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो और तुम दोनों का लाइफ में आगे जाने का कोई चांस नहीं लग रहा। अब ऑफ कोर्स जूवॉन को मेडिसिन से आगे और भी खर्चे भरने थे, तो अपनी मम्मी से कहने लगती है कि डैड की इंश्योरेंस के पैसे जो आप लेकर चली गई थी कम से कम वही लौटा दें। वो कहती हैं कि वो इंश्योरेंस मेरे नाम पर थी, उस पर तुम्हारा नहीं सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार था, वो हमारी ज्वाइंट प्रॉपर्टी थी। और फिर कुछ पैसे निकाल कर देती हैं और कहती हैं इसे लोन ना समझना, ये मैं तुम्हें दे रही हूँ लेकिन एक शर्त है, और वो ये है कि शीशियाओ से तुम किसी किस्म का कोई कांटेक्ट नहीं रखोगी। वो अपने लिए कोई खतरा नहीं मोल लेना चाहती थी और ये पैसे वो जैसे ही देखती है तो उसे अपनी ग्रैंड माँ सामने आने लगती हैं, उन्हें बचाने का सिर्फ यही रास्ता था। लेकिन वो ये पैसे एक्सेप्ट करती उससे पहले ही मम्मी अपनी नजरों के सामने उससे शीशियाओ का नंबर ब्लॉक कराती हैं, कहती हैं उसे वीचैट से डिलीट करो और ये पैसे ले लो। उधर शीशियाओ भी शर्मिंदा था, उसे सॉरी का मैसेज करता है लेकिन देखता है कि इस लड़की ने तो मुझे ब्लॉक ही कर दिया है। वो तो हैरान ही रह गया था। अब इसके बाद हमें दिखाते हैं कि वो अपने दादाजी के घर पर जाता है और दादा को देखकर लग रहा था कि वो अपने बेटे से भी ज्यादा अपने पोते से प्यार करते हैं। यहाँ पर उसके डैड ने एक्सेप्ट किया था कि वो घर में कभी बेचना ही नहीं चाहता था और दादाजी भी ऑर्डर करते हैं
कि शी शियाओ की माँ शन लान का घर और उसकी चीजें कोई भी नहीं बेचेगा। अब इस चीज की तो शी शियाओ को तसल्ली हो गई थी कि घर अब सेफ है, लेकिन उसके डैड बाद में उसे अकेले में कहते हैं कि एक बैंक्वेट अरेंज कर रहे हैं हम लोग और वहां पर वैन हुई के डैड भी आएंगे। मैंने सुना है कि तुमने उनके साथ बहुत लफड़ा किया है, तो तुम उससे माफी भी मांगोगे। लेकिन इस बात पर शी शियाओ को बहुत हैरानगी होती है कि डैड ने मेरी साइड पूछी ही नहीं है और किसी और के बेटे के सामने मुझे झुकने को कह रहे हैं। ऐसा वो करेगा कभी भी नहीं। जबकि उधर जू वॉन अपने घर पर कुछ पुराना सामान चेक कर रही थी कि इतने में उसके हाथ डैड के इंश्योरेंस पेपर्स लग जाते हैं और ये देखते ही वो हैरान रह जाती है कि उसकी मम्मी इतना बड़ा झूठ भी बोल सकती हैं। वो इंश्योरेंस के पैसे जो वो सारे निकलवा के शायद खा चुकी हैं, ये बोलकर कि वो उसकी और डैड की प्रॉपर्टी थी, उस पर मम्मी का नहीं बल्कि जू वॉन का नाम लिखा हुआ था। इसका मतलब है कि डैड अपनी इंश्योरेंस का पैसा उसे देना चाहते थे। अब वो तो सर पकड़ कर ही बैठ जाती है। उसे सबसे बड़े बड़े धोखे अपनी मम्मी की तरफ से ही मिले थे। वो फैसला करती है कि अगर मम्मी ने अपनी जुबान नहीं रखी तो मैं क्यों रखूंगी। अब वो इंश्योरेंस पेपर्स के साथ क्या करेगी, इसके लिए तो इसने एक पूरा प्लान रेडी कर लिया था, लेकिन मम्मी तक वो सीधे रास्ते से तो कभी भी पहुंच ही नहीं पाई थी। तो उसे पता चला था कि लू फैमिली का एक बैंक्वेट है और इस बैंक्वेट में जरूर उसकी मम्मी भी जाएंगी, तो क्यों ना शी शियाओ के बहाने वो भी यहाँ पहुंच सकती है। तो अब बस वो ऐसा करती है कि शी शियाओ को फिर अप्रोच करने की कोशिश करती है। वो भी ऑफ कोर्स उसकी तरफ हमेशा से अटेंटिव रहता था। जहाँ पर वो पार्ट टाइम जॉब करती थी वहीं पर ही लेट नाइट तक गेम्स खेलता रहता था। लेकिन ऑफ कोर्स उसकी वजह तो सिर्फ यही थी कि वो जू वॉन को देखना चाहता था, लेकिन जू वॉन उससे बात जब भी करना चाहती थी तो वो वहां से मुड़ जाता था। उसे लगता था कि अगर मैंने इसे थोड़ा सा कुछ रूड बोल ही दिया है तो क्या फ्रेंड्स एक दूसरे को इस तरह से ब्लॉक कर देते हैं। और बस उसके बाद जू वॉन अपनी फ्रेंड से भी मशवरा करती है कि मैं कैसे उसे मनाऊं, मैंने गलती से ब्लॉक कर दिया है और अब उसे दोबारा वीचैट पर ऐड करना चाहती हूँ। तो अब वैसा करती है कि अपनी गेम स्टोर की प्रमोशन के बहाने उससे कहती है कि अगर आप वीचैट पर हमें ऐड करेंगे तो आपको इतने टोकन फ्री मिलेंगे, लेकिन वो नो करता हुआ निकल जाता है। अब उसके बाद फ्रेंड ने नया आइडिया दे दिया था। वो उसके फेवरेट नूडल्स एक बहाने से शॉप पर लेकर जाती है, लेकिन वो तुरंत ही ये कहकर इनकार कर देता है कि मुझे बिल्कुल भूख नहीं, और शी शियाओ तो उन्हें स्प्रे करने के बहाने वहां से निकाल देता है। अब उसके बाद वो बीमार होने का और थकने का भी नाटक करती है कि जैसे वो ओवर टाइम ना कर पा रही हो, लेकिन फिर भी शी शियाओ घंटों उसका ओवर टाइम कराता है वहीं पर ही गेम खेलने के बहाने। फैन उसे काफी समझाता है कि देखो जू वॉन खुद को गिल्टी फील कर रही है, तुमने भी उसे काफी सजा दे दी है, माफ कर दो ना। और बस शी शियाओ का दिल भी फाइनली मेल्ट हो ही जाता है। एक दिन जब वो जू वॉन को काम पर नहीं देखता तो उसे लगता है कि आज फिर इसकी तबीयत खराब होगी, तो वो तुरंत ही अपने फ्रेंड के नंबर से उसे मैसेज कर देता है और उससे कहने लगता है आई थिंक अब हम लड़ाई खत्म कर देते हैं। और ये मैसेज सुनते ही वो बहुत खुश हो जाती है और भागती हुई आती है उसे तलाश करने के लिए। वो एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ था, निकल कर उससे कहता है तुम मुझे ही ढूंढ रही हो ना। और फिर दोनों एक दूसरे से सॉरी करते हैं। वो कहती है कि मुझे तुम्हें ब्लॉक नहीं करना चाहिए था। वो बोलता है मैं भी तुम्हें सॉरी का मैसेज कर रहा था, तभी पता चला कि तुमने मुझे ब्लॉक कर दिया है, तो बस मुझे भी गुस्सा आ गया। वो दोनों अपने पुराने दोस्ती के दिनों को याद करते हैं और एक दूसरे को दोबारा से वीचैट पर ऐड करने का वादा कर लेते हैं। इसके साथ ही वो दोनों एक दफा फिर से गेम का राउंड लगाते हैं और अब की दफा शी शियाओ जीत गया था। लेकिन वो हैरान था कि जू वॉन भी गेम खेलने में बहुत अच्छी हो गई थी। ऑल्दो उसे इस सब में इतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन फिर भी शी शियाओ की वजह से वो गेमिंग में भी इंटरेस्ट लेने लगी थी। अब वो एक बहाने से उससे पूछती है और कहती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे फैमिली बैंक्वेट में एक बैंड आ रहा है, मैं भी उसका म्यूजिक सुनना चाहती हूँ, क्या मुझे वहाँ एंट्री मिल सकती है। वो कहता है इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, आ जाना, थोड़ा जल्दी आ जाना। लेकिन साथ ही साथ शी शियाओ को ख्याल आ रहा था कि ये वहाँ पर क्या पहन कर आएगी। जबकि उधर हमें जियांग को दिखाते हैं, उसका एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया था और आज के दिन उसका बर्थडे भी था और हर बर्थडे पर वो अपने डैड से मिलने के लिए जाता था, आज भी गया हुआ था। उसके डैड उसे एक महंगा पेन देते हैं और फिर कहने लगते हैं कि तुम्हारे कपड़े पुराने और सस्ते लग रहे हैं। अपने नौकर को कहते हैं कि वापसी पे इसे शॉपिंग कराते जाना और हाँ, सारी ब्रांड की चीजें दिलाना। पर जियांग को ऐसा लग रहा था कि जैसे डैड उसकी केयर नहीं करते, बल्कि साल में एक दफा मिल लेते हैं, इस तरह कपड़े दिलाने की बात करते हैं जैसे कोई भीख दे रहा हो। वो कहता है मुझे आपकी भीख की कोई जरूरत नहीं है। तो उसके डैड उससे कहने लगते कि माना तुम में एटीट्यूड है तो मुझ में भी है, और हाँ, डिनर के लिए मेरे पास कोई टाइम नहीं है। वो अपने खून के रिश्तों को भी ऐसे ट्रीट करते थे कि जैसे कोई कारोबारी काम कर रहे हों।
जियांग डैड के साथ बर्थडे मनाने आया था, लेकिन उसका मूड काफी खराब हो जाता है। जबकि उसी समय हमें दिखाते हैं कि जैसे ही वो वापस पहुंचता है तो जू वॉन उसका बर्थडे केक लेकर खड़ी हुई थी। वो दोनों इकट्ठे केक काटते हैं और इसके साथ ही जियांग उसे 2 टिकट्स देता है और कहता है कि एक आर्ट एग्जीबिशन है, क्यों ना अपना मूड फ्रेश करने के लिए हम दोनों वहां चलें। वो देखती है तो ये वही बैंक्वेट वाला दिन था, लेकिन वो सोचती है कि चलो कोई बात नहीं, दिन में थोड़ा समय निकाल ही लूंगी। अब वो उसकी ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है। जबकि दूसरी तरफ शीशियाओ को दिखाते हैं, वो एक बुटीक में पहुंचा हुआ था और यहाँ पर जू वॉन के लिए कोई ड्रेस चूज कर रहा होता है और साइज चेक करने के लिए एक सेल्स गर्ल को पास बुलाता है और उससे अपने हाइट का कंपैरिजन करके अपना और जू वॉन की हाइट का अंदाजा लगा रहा था। तब शीशियाओ एंट्रेंस पर ही खड़ा हुआ जू वॉन का वेट कर रहा था ताकि उसे अंदर आने में कोई भी दिक्कत ना हो। और इसके साथ ही हमें ये भी दिखाते हैं कि जुवॉन जब रेडी हो रही थी तो उसने पहले तो उसका दिया हुआ नेकलेस पहन लिया था, लेकिन फिर शर्मिंदगी की वजह से उतार कर रख देती है। अब इसी बैंक्वेट में वैन हुई भी आया हुआ था और वो जैसे ही जुवॉन को देखता है और कहने लगता है, मैं और ये गरीब एक ही पार्टी में, वाह क्या दिन देखने पड़ रहे हैं। और इसके साथ साथ उसने जानबूझकर एक ड्रिंक भी जुवॉन के ऊपर गिरा दी थी। शीशियाओ को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन जुवॉन उसे रोक देती है और कहती है बहुत सारे लोग हैं, तमाशा क्रिएट ना करना। अब शीशियाओ को भी एक बहाना मिल गया था। वो उसे कहता है ठीक है फिर आओ और कपड़े चेंज कर लो। इसके साथ ही हम देखते हैं कि वहां पर उसके घर में अंदर एक बहुत ही सुंदर ड्रेस उसने रेडी करके रखा हुआ था। ये देखते ही जुवॉन उसे कहने लगती है, गर्ल्स के कपड़े तुम्हारे पास, क्या अक्सर गर्ल्स तुम्हें यहाँ विजिट करती हैं? वो स्माइल करता है और कहता है, हाँ बिल्कुल विजिट करती रहती हैं, लेकिन अक्सर उनमें से मेरी स्टाइलिस्ट ही होती हैं। और इसके साथ ही हमें दिखाते हैं कि उसने एक ब्यूटिशियन और स्टाइलिस्ट का अरेंज किया हुआ था और जुवॉन को बहुत अच्छे से गॉर्जियस सा रेडी करते हैं। शीशियाओ उसे देखने के लिए बहुत बेचैन था, दरवाजे से लग कर खड़ा हुआ था, लेकिन इतने में उसे नीचे पार्टी में बुलाया जा रहा था तो वो चला जाता है। लेकिन जब वो उसे रेडी होने के लिए बोल रहा था तो उसने जुवॉन से कहा था कि ये सारा कुछ मेरी तरफ से उधार ही समझो, बाद में बेशक मुझे पे कर देना। और वो बेचारी तैयार भी हो रही थी और ये भी सोच रही थी कि पता नहीं कितना खर्चा लग जाएगा। शीशियाओ की फैमिली में देखकर लग रहा था कि अगर उसे कोई 2 लोग बहुत प्यारे हैं तो उनमें से एक उसके दादाजी हैं और दूसरी थी उसकी आंटी जिसका नाम चीलान था। और आंटी चीलान आज ही अब्रॉड से वापस आई थी और यहीं पर ही हमें पता चलता है कि जो फीमेल वॉइस उसे बार बार मैसेज करके बता रही थी कि तुम्हारा अब्रॉड का एडमिशन हो चुका है, वो उसकी यही आंटी थी जो डैड से चोरी छुपे उसका एडमिशन करा रही थी। इतने में डैड उसे बुलाते हैं और कहते हैं कि वैन हुई से जाओ, सुलह करो, अपोलोजाइज करो। सुना है आज फिर तुमने उससे सुबह सुबह लड़ाई कर ली है। अब वो ऐसा करता है कि चुपचाप चला तो जाता है और वैन हुई से कहने लगता है, तुम्हें क्या लगता है मैं माफी मांगूंगा? वैसे किस चीज पर मुझे माफी मांगनी चाहिए, तुम्हारे गरूर को मिट्टी में मिला देने पर या फिर तुमसे ज्यादा स्किल्ड होने पर? वो उसे बहुत अच्छे से टॉन्ट कर रहा था, लेकिन साथ ही साथ फेस पर उसने स्माइल सजाई हुई थी और उससे कहने लगता है कि अब हम छोटे बच्चे नहीं रहे, अपने डैड्स के सामने यही दिखा दो जैसे हमारी सुलह हो गई है। और उन दोनों के डैड्स भी इकट्ठे खड़े हुए थे, वो उन्हें बो करते हैं और तसल्ली करा देते हैं कि जैसे इन दोनों की आपस में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। शीशियाओ ने उसे ये सारा कुछ यही धमकी देकर कराया था कि मेरी तो वैसे ही अपने डैड से बनती नहीं है, वो मुझे डांटेंगे, मुझसे लड़ाई करेंगे, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हें बहुत फर्क पड़ने वाला है। अभी ये सारा कुछ चल ही रहा था कि इतने में शीशियाओ की नजर बाजू में पड़ती है तो वहां पर जुवॉन रेडी होकर आई हुई थी और वो किसी सिंड्रेला से कम नहीं लग रही थी। वो इतनी सुंदर लग रही थी कि लगता है शीशियाओ की नजर अब उसके अलावा किसी पर नहीं पड़ने वाली। अब वो उसे अपने साथ बाहर लेकर आता है, उसी बैंड के पास जिसका गाना सुनने के बहाने ही उसने पार्टी में एंटर होने की बात की थी। वो कहने लगता है कि जो गाना तुमने बताया था वो इनकी लिस्ट में नहीं था और शायद आज का ओकेजन कुछ ऐसा है जिस पर वो सूट भी नहीं करता था, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए अलग से एक परफॉर्मेंस अरेंज की है। अब वो लोग उसके लिए वही गाना गाते हैं और इस बैंड का गाना वो लाइव सुनती है और इसके साथ ही शीशिया उसे अपने साथ डांस ज्वाइन करने को बोलता है। उसे डांस नहीं आता था, लेकिन वो बहुत प्यार से उसे सिखा रहा था और ये सीन बहुत ही रोमांटिक हो गया था। ये सारा कुछ जुवॉन की इतनी सख्त लाइफ में एक फेरी टेल की तरह से था। शीशियाओ उसे चेरिश करना चाहता था, उसे अपनी लाइफ में लाना चाहता था, उसके दुख दर्द सब कुछ बांटना चाहता था। इस सारे सीन से ये बिल्कुल क्लैरिफाई हो रहा था। यहाँ पर वो दोनों इकट्ठे बातें भी करते हैं। वो उससे कहता है कि इस सॉन्ग का मीनिंग क्या तुम्हें समझ आता है? और इसकी शायरी काफी डीप थी, उसमें कुछ ऐसी कहानी थी कि जिसमें एक लड़की एक लड़के को हर्ट कर देती है
उस लड़के को पता भी था कि मैं हर्ट हो रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो धोखा खाता है और एंड तक उस लड़की की हेल्प करते करते भी इस दुनिया से चला जाता है। अब जुवॉन उससे पूछने लगती है कि अगर कभी मैंने तुम्हें हर्ट किया तो? वो कहता है तो क्या, मैं कुछ भी नहीं करूंगा। अब इसी के साथ ये सारे गेस्ट्स के सामने डैड स्टेज पर आते हैं। उन्होंने एक पेंटिंग बाजू में रखी हुई थी और यहाँ पर वो सबके सामने यही दिखा रहे थे कि जैसे वो अपनी मरी हुई पत्नी से बहुत प्यार करते हैं और आज तक उनकी यादों को गले से लगा कर रखा हुआ है। और ऑफ कोर्स ये बिल्कुल सफेद झूठ था। उन्हें तो इस पेंटिंग का नाम भी ढंग से याद नहीं था और ये सारा कुछ शीशियाओं से बर्दाश्त नहीं हो पाता। वो मुड़ता है और कहता है इसका नाम नेवर एंडिंग समर है। और मेरी माँ ने सिर्फ यही नहीं बल्कि 4 के 4 सीजन्स पर अलग अलग मास्टरपीसेस बनाए हुए हैं। वो ये सारा कुछ सबके सामने इलस्ट्रेट कर रहा था कि इतने में जुवॉन को एक कॉल आ जाती है। पता चलता है कि ग्रैंड माँ के लिए किडनी डोनर अरेंज हो सकता है, लेकिन उसके लिए 3 लाख चाहिए। वो यही बात फोन पर कर रही थी कि इतने में उसके पास गार्ड्स आ जाते हैं जो कि एक्चुअली उसकी मम्मी ने ही भेजे थे और वो ये कह रहे थे कि अपना इनविटेशन चेक कराओ, अगर नहीं कराओगी तो हमें तुम्हें बाहर फेंकना पड़ेगा। और यही वो लम्हा था कि जुवॉन को ख्याल आता है कि क्या मैं ये करना चाहती हूँ, लेकिन फिर उसके सामने उसकी ग्रैंड माँ का चेहरा आता है तो वो ये मुश्किल फैसला ले लेती है। जैसे ही स्टेज खाली हुआ था वो भागती हुई स्टेज पर जाती है और सबके सामने कहती है कि मैं यहाँ पर पार्टी में आपको इसलिए दिख रही हूँ क्योंकि एक लेडी यहाँ मेरे लिए बहुत स्पेशल है जो आज यहाँ की होस्टेस है। मैं उसे क्या बोलूँ, माँ बोल दूँ क्या? अब सब हैरान हो जाते हैं कि क्या ये गुयान की बेटी है, इसका कैसा बैकग्राउंड है। लेकिन इतने में अपनी मम्मी को मिनी हार्ट अटैक देते ही वो बात को बदल देती है। कहती है कि मेरे लिए माँ जैसी ही है, बल्कि असली माँ से भी बढ़कर है, क्योंकि इसने मेरी स्टडीज को एनोनिमसली इतने सालों तक सपोर्ट किया है और जब मैंने इनका पता चला लिया तो सोचा कि इनको क्रेडिट देने का इसके अलावा और कोई अच्छा मौका नहीं हो सकता। अब वो दुनिया के सामने लम्हे में उनको एंजल भी बना चुकी थी। अब सारे लोग कहते हैं कि गुयान तुम भी स्टेज पर जाओ ना। अब वो गले लगती है और दुनिया के सामने ऐसा जाहिर हो रहा था कि जैसे उसने एक चैरिटी की है, लेकिन किसी को क्या पता कि ये तो उसकी अपनी असली बेटी थी। अब सबके सामने वो लोग एक हार्ट वार्मिंग सा सीन क्रिएट करते हैं, लेकिन ये बात शीशियाओ को अच्छे से पता चल गई थी कि वो यूज हो चुका है। वो गुयान को भी अच्छे से जानता था और जुवॉन को भी। वो इन बातों में नहीं आने वाला था। उधर हमें जियांग को दिखाते हैं। वो काफी देर तक वेट करता है, लेकिन जब आर्ट एग्जीबिशन में जुवॉन अपीयर नहीं हुई थी तो वो ऐसा करता है कि ग्रैंड माँ के पास हॉस्पिटल में चला जाता है ये पता करने के लिए कि उसका फोन ऑफ क्यों आ रहा है, क्या वो आपके पास है। और यहीं पर उसे मालूम पड़ता है कि आज वो सारा दिन से ही गायब है। और वहीं लू फैमिली के बैंक्वेट का इनविटेशन भी पड़ा हुआ था जिस पर उसकी नजर पड़ जाती है और ये देखते ही उसे समझ आ जाती है कि वो शीशियाओ के साथ पार्टी में गई है। अब उधर इतना सारा सीन क्रिएट करने के बाद शीशियाओ जुवॉन से कहने लगता है, अच्छा तो ये बात है, इसीलिए तुम इस पार्टी में आई थी। हर्ट करने का फन तुमने कहाँ से सीखा है, बहुत अच्छी हो इसमें। और इसके साथ ही उसे अपने साथ पार्टी से बाहर बाइक पर बिठाकर एक हिल पॉइंट पर लेकर आ जाता है और उससे कहने लगता है कि मुझे आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रही है डॉट्स कनेक्ट करने से। तुमने मुझे अप्रोच किया, मेरा विश्वास जीतने की कोशिश की, मुझसे दोस्ती की, ये सारा कुछ तुमने गुयान को अप्रोच करने के लिए किया था ना। मैं सिर्फ एक टूल था तुम्हारे लिए। वो इतनी शर्मिंदा थी कि उससे नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। वो उसे मोड़ता है और उससे कहता है कि इतने लम्हे जो हमने एक साथ गुजारे हैं, क्या तुमने कभी सच में मुझे एक दफा भी लाइक किया? उसका जवाब सुने बगैर ही उसे किस कर लेता है और इसके साथ ही वहां पर फायरवर्क्स भी स्टार्ट हो गए थे। और फिर इन दी एंड वो वहां से ये कहते हुए मुड़ जाती है कि पता नहीं, मैंने तुम्हारे बारे में कभी इस ढंग से सोचा ही नहीं था। अब शीशियाओ ने एक और एफर्ट की थी, लेकिन फिर से वो हार्ट ब्रोकन हो गया था। हार्ट ब्रोकन तो जुवॉन भी हुई थी, लेकिन वो छुपा लेती है। अब उसके बाद वो बाइक पर बैठता है और निकल जाता है, लेकिन बीच रास्ते उसे ख्याल आता है कि वो अकेली वहां से वापस कैसे जाएगी। मुड़ता है, लेकिन वो तो उससे पहले ही टैक्सी लेकर वहां से निकल चुकी थी। अब वो जैसे ही घर पहुंचती है तो उसी के ही फ्लैट के सामने मम्मी खड़ी हुई थी, जो उससे कहने लगती है कि हर किसी की किस्मत में सिंड्रेला बनना नहीं होता, ध्यान रखो ये जूते तुम्हें फिट नहीं थे। और वाकई कुछ ऐसा था। जो शूज उसके लिए शीशियाओ पसंद करके लाया था, उन्होंने उसके पैरों को घायल कर दिया था। वो अपनी मम्मी से बस यही डिमांड कर रही थी, पार्टी में खड़ी होकर भी मम्मी से यही डिमांड कर रही थी कि डैड के इंश्योरेंस के 3 लाख थे और ग्रैंड माँ के इलाज के लिए भी 3 लाख ही चाहिए। वो इंश्योरेंस मेरे नाम पर थी जो बचपन में आपने मुझसे चोरी चोरी निकलवा ली थी, मुझे वो 3 लाख वापस दे दे। आज मम्मी उससे कहती है वो भी दे दूंगी और इसके साथ साथ इलाज के ऊपर के एक्स्ट्रा पैसे भी दे दूंगी,
लेकिन इसके बाद तुम कल आओगी हमारे घर नाश्ता करने के लिए, क्योंकि चीलान की नजर तुम पर पड़ गई, उसने तुम्हें इनवाइट कर लिया है। उसके सामने यही कहना है कि अब से तुम हमेशा के लिए ये शहर छोड़कर जा रही हो। तुमने रात को जो कांड किया है, कल उसकी भरपाई तो करनी ही पड़ेगी। वेल, जियांग ने भी ये सारा कुछ सुन लिया था। वो आता है और आकर उसे बैंडेज देता है और उससे कहने लगता है, इसका मतलब है तुमने शी शियाओ को अप्रोच इसलिए किया था कि अपनी मम्मी तक पहुंचना चाहती थी। अब इस बात पर जुवान उसे कोई जवाब नहीं देती, सिर्फ इतना ही कहती है कि मैं एक अच्छी इंसान नहीं। पर जियांग उससे कहता है कि शायद और लोग तुम्हें ना समझ पाए, लेकिन मैं तुम्हें अच्छे से समझ सकता हूँ। कुछ खून के रिश्ते ऐसे होते हैं जो तोड़े भी नहीं जाते और उनके साथ रहा भी नहीं जाता। वेल, अब हमें नाश्ते की टेबल पर दिखाते हैं। अब किसी बात पर शी शियाओ की और डैड की फिर से लड़ाई हो जाती है। एक्चुअली वो बात ये थी कि शी शियाओ अब्रॉड जाकर आर्ट्स की स्टडीज करना चाहता है, लेकिन डैड मानते ही नहीं थे। वो चाहते थे कि ये फाइनेंस की स्टडीज करे और बिजनेस को संभाले, लेकिन वो तो अपनी मम्मी की तरह का था। अभी उनकी यही लड़ाई चल ही रही थी कि इतने में आंटी चीलान कहती हैं कि आज नाश्ते पर कोई गेस्ट आया हुआ है, और इसके साथ ही वो जुवॉन को वहां लेकर आती हैं। जुवॉन को वहां एंट्री करता देख शी शियाओ हैरान रह जाता है। जुआन सबको हेलो बोलती है सिवाय शी शियाओ के। तो यहाँ मम्मी जानबूझकर कहती है कि अपने भाई से भी हाय कहो ना, और बस उसे दिल पर पत्थर रख कर उसे हाय कहना ही पड़ता है।